नमस्कार दोस्तों, एक ही लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 10th के जो है बायोलॉजी के जो बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए। तो पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आप अगर वीडियो देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन देखते ही ये याद हो जाएंगे, तो बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। दिया है, देखिए पहला है जैव प्रक्रम से है ये, और इसके इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, केवल जल में घुलनशील होता है विटामिन ए, डी, के या फिर सी। तो देखिए अगर जल की बात करें तो जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं, जल में दो विटामिन जो है जल में घुलनशील होते हैं, एक विटामिन बी और दूसरा विटामिन सी। तो इस हिसाब से अगर ऑप्शन की बात करें तो डी नंबर का ऑप्शन जो है सही है। विटामिन जो है सी जल में घुलनशील होता है। सी के साथ बी भी होता है, लेकिन यहाँ बी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ सी दिया है। तो केवल जल में घुलनशील जो विटामिन है वो केवल सी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला दिया हुआ है, श्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त सभी। तो देखिए श्वापोषी जो पोषण के लिए आवश्यक होता है, तो ये सारी चीज़ों की जो है आवश्यकता होती है। जब पोषण की आवश्यकता होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है, जल की भी होती है, क्लोरोफिल की और सूर्य के प्रकाश की। तो इस हिसाब से ऑप्शन इसका जो है सही हो जाता है डी नंबर का, यानी उपयुक्त सभी जो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं। तो उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब अगला सवाल, अगला विकल्प दिया है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो पादपों में अगर हम बात करें भोजन के निर्माण की, तो पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण जो है पत्तियों में करते हैं। कहाँ करते हैं? पत्तियों में करते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी पत्तियों में जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सी समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है। तो यहाँ देखें, हम चारों समीकरणों को देखते हैं। पहला दिया है 6CO2 + 12H2O, और इस क्रिया के बाद जो निकलता है C6H12O6 6CO2 6H2O। इसके बाद दूसरा दिया है 6CO2 + 12H2O, और समीकरण में देखिए प्रकाश की उपस्थिति भी है, और C6H12O6 निकलेगा प्लस O2 + 6H2O। इसके बाद तीसरा जो दिया है 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश भी और पर्णहरिम भी है, तो C6H12O6 6H2O और 6O2। इसी के बाद तीसरा भी ऐसा ही दिया है, इसमें भी सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति है। अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण क्रिया की, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जो है हमें ज़रूरत क्या क्या होती है। एक तो हमें CO2 की ज़रूरत होती है, दूसरा जो है H2O की ज़रूरत होती है, और सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है। तो सूर्य प्रकाश के साथ साथ पर्णहरिम की भी ज़रूरत होती है। अब ये जब चीज़ें जब होती हैं तो इनमें जो है O2 मुक्त होती है और H2O भी निकलता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर हो जाता है, तो हमें जो है सी नंबर का इसका आंसर बिल्कुल सही है, यानी 6CO2 कार्बन के 6 अणु, 12H2O ये हो गया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तथा पर्णहरिम भी होना चाहिए। तो C6H12O6 + 6H2O + 6O2 निकलते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाता है। अगला है, अगला दिया हुआ है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से प्राप्त होती है। तो अगर हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया की बात करें तो ये क्रिया जो है किससे प्राप्त होती है? जल से प्राप्त होती है। कहाँ से? जो प्रकाश संश्लेषण जो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, यानी O2 गैस प्राप्त होती है। अभी आप देख सकते हैं ऊपर की समीकरण में, ये जो O2 से जो प्राप्त होती है, ये O2 किससे प्राप्त होती है? जल से प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस जो है जल से प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। तो हरित लवक के स्ट्रोमा में जो है प्रकाश की अनुपस्थिति में अप्रकाशीय क्रिया होती है, वो भी केवल केल्विन चक्र में। ये क्रिया जो है केल्विन चक्र में होती है। तो कौन सी क्रिया होती है? अप्रकाशीय क्रिया
होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अप्रकाशिक क्रिया होती है, हरित लवक के स्ट्रोमा में अप्रकाशिक क्रिया होती है। अगला है द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो द्वार कोशिकाओं की बात करें तो रंध्रों में दो सेम के बीच के आकार की जो क्या होती हैं, बीच के आकार की दो आकार की द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो किस में पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं रंध्रों में। तो इस हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, यानी द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं रंध्रों में पाई जाती हैं, जड़ों में नहीं होती है, ना वात रंध्रों में होती हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है, रंध्रों में जो है द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। तो पादपों में अगर हम बात करें वायु प्रदूषण कम करने वाली क्या क्रिया होती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या प्रोटीन। तो अगर हम बात करें तो पादपों में जो वायु प्रदूषण कम करने वाली क्रिया है वो होती है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल का शुद्धिकरण किया जाता है, जिसमें O2 यानी कि ऑक्सीजन जो है मुक्त होती है। क्या निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा पादपों जो वायु प्रदूषण को जो है क्या करते हैं? कम कर देते हैं। अगला है प्रत्येक जबड़े में अग्र चवर्णकों की संख्या होती है। तो प्रत्येक जबड़े में अग्र चवर्णकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही हो जाएगा इसका 2 जोड़ी, यानी अग्र चवर्णकों की संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी होती है। प्रत्येक जबड़े में 2 जोड़ी जो है अग्र चवर्णक होते हैं। अगला है मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में जो है दूध के दांतों की संख्या की बात करें तो वैसे जो है मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। तो मनुष्य में जो है 20 दांत पाए जाते हैं। इनमें मुख्यतः अग्रचवर्णक दांत नहीं पाए जाते हैं। शिशुओं में दूध के दांत 20 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, यानी दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। अगला है निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है टाइलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन या दोनों। तो अगर हम बात करें मनुष्य की लार की तो मनुष्य की लार में टाइलिन तथा लाइसोजाइम दोनों एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें टाइलिन मंड पर क्रिया करके उसे शर्करा में बदल देता है तथा लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी मनुष्य की लार में जो है टाइलिन और लाइसोजाइम यानी दोनों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोनों इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है ग्रास नली द्वारा लटकी हुई पत्ती के समान उपस्थित रचना क्या कहलाती है? ग्रास नली द्वार पर। तो ग्रास नली द्वार पर जो है पट्टी यानी लटकी हुई पत्ती के समान जो रचना होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम घंटी टापड़। क्या बोलते हैं? घंटी टापड़ जो है बोला जाता है, जो है ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। तो ग्रास नली द्वार पर इसको जो है घंटी टापड़ बोला जाता है। अगला है आहार नाल की सी के आकार की संरचना। तो आहार नाल की अगर हम सी के आकार की संरचना की बात करें तो जो है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोला जाता है। अमाशय नहीं, कृष्णी नहीं और क्रमिक रूप स्केल का भी नहीं बोला जाता है। तो आहार नाल की जो सी के आकार की संरचना होती है उसे हम ग्रहणी बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी यानी सॉरी बी बिल्कुल सही है। और इसकी बात करें ये सी के आकार की होती है ग्रहणी, और इसकी लंबाई की बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्रमी रूप परिशेषका का भाग है। तो क्रमी रूप परिशेषका की बात करें तो यह जो होता है किसका? छोटी आंत का या अग्न्याशय का या बड़ी आंत का या ग्रसनी का। तो क्रमी रूप परिशेषका की बात करें तो यह बड़ी आंत का भाग होता है। जो बड़ी आंत में यह सीकम से लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर जो है लंबी क्रमी रूप परिशेषका जुड़ी होती है, जो सेलुलोज के पाचन में मदद करती है। सेलुलोज के पाचन में ये मदद करती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बड़ी आंत में बड़ी आंत का भाग जो है क्रमिक रूप परिशेषका होती है। अगला है यकृत स्त्रावित करता है। तो यकृत की बात करें तो यकृत से पित्त रस का स्त्रावण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यकृत से जो है लार का स्त्रावण नहीं होता है, ना ही जठर रस का होता है, ना ही अग्न्याशय का। यकृत से जो है पित्त रस का स्त्रावण होता है। तो इससे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला दिया है पित्त रस का स्त्राव होता है
तो पित्तरस का स्त्राव अभी ऊपर वाले में भी देखा कि पित्तरस का स्त्राव यकृत से होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी बिल्कुल सही है। पित्तरस का स्त्राव यकृत में होता है, लेकिन पित्तरस जो है पित्ताशय में जमा होता है, यानी पित्ताशय में भरा होता है, और इसका स्त्राव जो होता है वह यकृत में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला है अग्न्याशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है। तो अग्न्याशयी रस की बात करें तो अग्न्याशयी रस जो होता है वह प्रोटीन के भी पाचन में सहायक होता है, प्रोटीन और वसा के भी पाचन में सहायक होता है, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की भी पाचन में सहायक होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी इन सभी के पाचन में जो है अग्न्याशयी रस जो है सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। अग्न्याशयी रस किसके पाचन में, तो प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के और वसा, इन तीनों के पाचन में सहायक होता है। अगला है पित्त का निर्माण होता है। तो पित्त का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है। कहाँ होता है? पित्त का निर्माण यकृत में होता है, जो कि बाद में पित्ताशय में संचित हो जाता है। तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है कि पित्त का निर्माण जो है यकृत में होता है। अगला है दिया है ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में जो है ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में यकृत अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में जो है कौन बनता है? ग्लाइकोजन बनता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बिल्कुल सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।